नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। देहरादून स्थित राजभवन में शिक्षक दिवस के अवसर पर शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित हुआ है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग कर 16 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया है। इन शिक्षकों ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर बनी धारणाओं को तोड़ते हुए अपने प्रयासों से सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदली है। जहां छात्रों की संख्या लगातार घट रही थी, वहीं इन शिक्षकों के स्कूलों में नामांकन बढ़ा है। संसाधनों की कमी के बावजूद उन्होंने नवाचार और समर्पण से शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाते हुए सरकारी स्कूलों को नई पहचान दिलाई है। उत्तराखंड के पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर आज हमारे 16 शिक्षकों को पुरस्कार दिया है। शैलेश मटियानी जी के नाम से जो पुरस्कार है, ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाने का बहुत सुंदर तरीका है। आज हम सब ने मिलकर संकल्प लिया है कि किस प्रकार शिक्षा के एजुकेशन के थ्रू 2047 के अंदर में जो हमने संकल्प लिया है, राष्ट्र रूपी परिवार ने विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु। देखिए कितना सुंदर बात है कि आज गुरुओं को सम्मान किया है और पूरा परिवार ऐसा लगता है बड़े नेचुरल तरीके से विश्व गुरु का स्थान अवश्य प्राप्त करेगा। आज बहुत ही सुंदर तरीके से ये भी एक एनालाइज किया गया कि किस प्रकार से पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर में क्या क्या नवाचार हो रहे हैं, किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, मेटावर्स और इन सब के किस प्रकार से शिक्षा के अंदर में एक नया स्थान, एक नया बदलाव आ रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड एक ऐसी पवित्र भूमि है जिसके अंदर में गुरु द्रोणाचार्य जी जो उन्होंने एक शिक्षा का दीपक जलाया था, और इसके अलावा हिस्टोरिकली उत्तराखंड एक एजुकेशन हब रहा है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आज के दिन भी जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे विद्यालय शिक्षा और उसकी जो प्राथमिकता है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट किया गया है और एक क्रांतिकारी स्टेप के मुताबिक किस प्रकार हमारे स्टूडेंट्स को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है, अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सदैव सर्वोच्च माना गया है। हमारी प्राचीन परंपरा में गुरु को केवल एक शिक्षक ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पथ प्रदर्शक माना गया है। गुरु वो दीपक है जो स्वयं जलकर शिष्य के जीवन से अंधकार को दूर करता है और उसे ज्ञान, संस्कार और सत्य के प्रकाश से आलोकित करता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तेषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम। अर्थात जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान का भाव है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पशुओं की भांति हैं। इस पृथ्वी पर केवल गुरु ही है जो अपने शिष्य को इन सभी गुणों से संपन्न कर उसके जीवन को एक सार्थक दिशा प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा माना जाता है। भाइयों बहनों, आज इस डिजिटल युग के बदलते दौर में शिक्षकों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा नहीं मानते, पर मेरा मानना है कि आज के इस दौर में शिक्षक वो कड़ी है जो हमारे बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कृति, संस्कार और जीवन के नैतिक मूल्यों से परिचित कराते हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार शिक्षकों के इस महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए उनके योगदान को उचित सम्मान देने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोग से हमारी सरकार शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं। बहुत सारे नवाचारों के बारे में अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया। वहीं हमने शिक्षकों को उपयुक्त वातावरण और साधन उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया है। प्रदेश में शैक्षिक क्रांति प्रारंभ की है। हमारी सरकार द्वारा क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में
एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। साथ ही राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। हम जहां एक और उत्तराखंड को सरकारी और अशासकीय स्कूलों की 6वीं से 12वीं तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं, वहीं हमने राज्य में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजने की योजना की शुरुआत भी की है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व राष्ट्रपति, महान दार्शनिक और शिक्षाविद भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने शिक्षा के माध्यम से समाज में मूल्यों, संस्कारों और ज्ञान का प्रकाश फैलाया। उनका जीवन दर्शन आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री धामी ने देश भर के समर्पित शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण के मजबूत स्तंभ है और विद्यार्थियों को सही दिशा देने में उनकी भूमिका अतुलनीय है। तो साथ ही देहरादून स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलो हल्द्वानी 91.2 FM सामुदायिक रेडियो मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है। सीएम ने कहा कि यह पहल शिक्षा और संस्कृति को सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने विश्वास जताया है कि यह ऐप प्रदेश और देश भर में समाज और संस्कृति की आवाज को सशक्त बनाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 13 जिलों में उच्च शिक्षा व कौशल विकास केंद्र स्थापित कर युवाओं को रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी, जिससे वे नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। इस अवसर पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे। रुड़की में आज आईआईटी का 25वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शिरकत की। समारोह में कुल 2614 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गई, जिनमें 1267 स्नातक, 8847 स्नातकोत्तर और 500 पीएचडी छात्र भी शामिल रहे। खास बात यह रही कि इस बार 70 विदेशी छात्र छात्राओं को भी उपाधियां दी गई। दीक्षांत समारोह के दौरान मंत्री ने छात्रों को देश की प्रगति और नवाचार में योगदान देने का भी आह्वान किया है। देहरादून के आधोईवाला चुन्ना भट्टा स्थित शिव मंदिर धर्मशाला में आयोजित एलिवेटेड रोड परियोजना की जन सुनवाई में सैकड़ों प्रभावित बस्तीवासी एकजुट होकर विरोध में खड़े हो गए। सीटू के महामंत्री लेखराज ने जब परियोजना के समर्थन में राय मांगी तो भीड़ में एक भी हाथ नहीं उठा, जबकि विरोध पर पूरा जनसमूह एक स्वर में खड़ा हो गया। बस्ती बचाओ आंदोलन की प्रतिनिधि प्रेमा ने कहा कि यह योजना लाखों लोगों को बेघर कर देगी और केवल चंद लोगों को फायदा पहुंचाएगी। बस्तीवासियों ने सरकार को लिखित प्रत्यावेदन सौंपते हुए मालिकाना हक और चुनावी वादों के पालन की भी मांग की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को इस बार बीजेपी सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश की तरह उत्तराखंड में भी पार्टी स्तर पर विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे। संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि सेवा पखवाड़ा की तैयारी को लेकर आज से सभी जिलों में कार्यशालाएं शुरू कर दी हैं और इस अवधि में बीजेपी नेता, मंत्री, सांसद और विधायक अपने स्तर पर सेवा, स्वच्छता, स्वास्थ्य और जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रम चलाएंगे ताकि प्रधानमंत्री का जन्मदिन जन सेवा को समर्पित हो सके। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसके लिए हमने कई सेवा के कार्य पूरे प्रदेश भर में तय किए हैं। कार्यशालाएं भी हमारी जिला स्तर पर प्रारंभ हो गई हैं, आज से प्रारंभ हो गई हैं और इसके लिए हमने विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों से लेकर के और अनेक प्रकार के कार्यक्रम हमने इसके लिए। इधर देहरादून स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी ने वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है।
कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए कि जब पार्टी चुनाव आयोग से पारदर्शिता की मांग करती है तो जवाब बीजेपी क्यों देती है। उनका आरोप है कि मौजूदा सरकार संविधान से समझौता कर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर कर रही है। कांग्रेस ने याद दिलाया कि उसने देश को मताधिकार दिया है और दशकों तक लोकतंत्र को मजबूती दी है। पार्टी ने साफ कहा कि बीजेपी के राज में चुनाव आयोग निष्पक्षता खो रहा है और कांग्रेस इस लड़ाई को अंत तक लड़ेगी। देखिए, ये बात तो चुनाव आयोग को समझनी चाहिए थी कि जब उनसे सवाल पूछते हैं तो बीजेपी जवाब देती है और जब बीजेपी से सवाल पूछते हैं तो चुनाव आयोग जवाब देता है और जब हम जांच की बात करते हैं तो वो राहुल गांधी जी पे आक्रमण करते हैं। ये तीन बातें अपने आप में स्पष्ट है कि लोकतंत्र के अंदर जो तंत्र तैयार किया गया था संविधान में चुनाव आयोग का, वो कॉम्प्रोमाइज्ड भूमिका में है। वो कॉम्प्रोमाइज जो हो गया है उससे देश को और देश के वोटर को बचाना है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में वोट का अधिकार दिया, कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र दिया और 50 साल तक लोकतंत्र को पाला पोसा है। कभी भी ये शक लोगों के मन में आया नहीं था। इक्का दुक्का केस होते थे, पर पूरा चुनाव चुरा लिया जाएगा ये बात लोगों के मन में नहीं आती थी। शुरू में कभी कभी बूथ कैप्टन की जो शिकायतें आती थी, कांग्रेस पार्टी के दौरान ही उन सबको भी खत्म किया गया क्या लोकतंत्र जिंदा रहे। और अगर लोकतंत्र को कोई मारने की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी इस लड़ाई में। काशीपुर पहुंची उत्तराखंड महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने हालिया रिपोर्ट में देहरादून को असुरक्षित शहरों में गिने जाने पर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि 2500 से अधिक दुष्कर्म और 10,000 से ज्यादा महिलाओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट शर्मनाक स्थिति दर्शाती है, जबकि बीजेपी सरकार सिर्फ सत्ता में बने रहने पर ध्यान दे रही है। रौतेला ने एसएसपी देहरादून से कहा कि सर्वे रिपोर्ट को खारिज करने के बजाय उन एजेंसियों पर कार्रवाई करें जिन्होंने रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने सोनिया गांधी पर हुई अभद्र टिप्पणी की भी निंदा करते हुए कहा कि महिला सम्मान पर राजनीति से ऊपर उठकर कार्य होना चाहिए। देखिए, जो कल हम लोगों का जो प्रदर्शन था देहरादून में, उसलिए था कि जो नारी जो एक नारी का जो 2025 का रिपोर्ट आया उसमें सर्वे में देहरादून को जो महिलाओं के लिए असुरक्षित शहर है 10वें नंबर पे दिखाया गया। कहीं ना कहीं ये देवभूमि उत्तराखंड के लिए शर्मसार करने वाली घटना थी। जो सरकार, जो सत्ता लगातार ये बोलती आई है कि हम महिलाओं के वोट से बने हैं, आज उसी राज्य में एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि पिछले 3 साल में 2500 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना घटी, बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटना घटी, 10,000 से ज्यादा महिलाओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि उत्तराखंड में है। और भाजपा आज सत्ता में है, सिर्फ सत्ता पे काबिज रहना चाहती है, लेकिन जहाँ महिला सुरक्षा की बात है, महिलाओं के रक्षा की बात है, उस पर कहीं काम नहीं कर रही। देहरादून ऐसा शहर है जो शिक्षा के लिए जाना जाता है, जो टूरिस्ट प्लेस है, जो शांति के लिए जाना जाता है। और उस शहर की महिलाएं अगर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है तो जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को कितना डर होगा। उसके खिलाफ हमने धरना प्रदर्शन करा। भाजपा लगातार ये बात करते हैं कि हमारे भाजपा ने परसों पूरे देश में कांग्रेस के ऑफिसों पर अटैक किया। हमारा उनसे एक सवाल था कि जब किसी रैंडम व्यक्ति ने, जिसको हम नहीं जानते, उन्होंने एक मन से मोदी जी की माता जी के लिए कुछ बोला, जिसका हम भी खंडन करते हैं कि किसी भी महिला के लिए, किसी भी माता बहन के लिए इस तरीके की बातों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या जो प्रधानमंत्री देश का है, गृह मंत्री देश का है, जो उन्होंने हमारी पूर्व राष्ट्रपति सोनिया गांधी जी को बोला, कांग्रेस की विधवा उन्होंने जोधपुर के विधानसभा की रैली में बोला, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की जो बात करता है, जर्सी गाय जो बोलता है, वो इस देश का प्रधानमंत्री है। क्या वो उचित था? क्या इस देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए? आपकी माँ के लिए किसी ने बोला, आपने कांग्रेस के ऑफिस में तोड़ फोड़ करवा दी, लेकिन आपने खुद प्रधानमंत्री पद पे होके, गृह मंत्री ने खुद इन शब्दों में। अब बढ़ते आगे। मंगलौर क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। हरियाणा रोडवेज की बस ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे से आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर हाईवे जाम कर दिया। सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। काफी देर तक वार्ता के बाद जाम खुलवाया गया। मृतक युवक नजरपुरा गांव का रहने वाला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। हादसे से ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त हुआ है। तो इधर हरिद्वार में ईद ए मिलाद की जुलूस को लेकर विवाद गहरा गया है। हिंदू सेवा रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष
महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद महाराज ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि 250-300 मुस्लिम महिलाएं और कुछ युवक बालाजी धाम पर हमले की साजिश के तहत इकट्ठा हुए थे। उनका कहना है कि 200 से अधिक लोग डंडों और झंडों के साथ यात्रा का बहाना बनाकर बालाजी धाम की ओर बढ़ रहे थे, जबकि प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली। उधर एसपी सिटी पंकज गरोला ने स्पष्ट किया है कि जुलूस बालाजी धाम के सामने से निकला जरूर, लेकिन न हमला हुआ न झगड़ा। पुलिस ने भीड़ हटाकर स्थिति को सामान्य बनाए रखा है। कुछ जो है बाहर से आए मुसलमान, कुछ यहाँ के लोकल मुसलमानों ने इकट्ठा होकर के जुलूस के बहाने से बालाजी धाम पर इन्होंने चढ़ाई करने की योजना बनाई और इसी के कारण से उन्होंने क्या काम करा, चालाकी से कुछ महिलाओं को आगे कर दिया, पुरुष लोग पीछे रहे और महिलाओं के हाथ में डंडा था। और ये देख करके यहाँ मोहल्ले पड़ोस के अपने हिंदू सब निकल आए और पुलिस को फोन किया, तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए, पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अवैध जुलूस को तत्काल रोका है और उन्होंने वापस किया है बिना परमिशन के। जुलूस के बहाने उनका इरादा बालाजी धाम पर कोई हमला करने का हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार का उनका एटीट्यूड था, जिस प्रकार का उनका तरीका था, यहाँ पर जबरदस्ती लड़ने और मारने को तैयार थे। अगर पुलिस ना आई होती तो कोई बहुत बड़ी दुर्घटना बालाजी धाम पे आज हो सकती थी। लेकिन मैं पुनः श्यामपुर थाने की पुलिस को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूं। वो तत्काल फोर्स के साथ उपस्थित हुए और उन्होंने जुलूस को वापस किया और बड़ी मात्रा में मुसलमान थे, जिनमें महिलाएं आगे थी और पुरुष पीछे थे। मंशा उनकी यही नहीं होगी, उनको पता है कि महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी यहाँ रहते हैं और इस समय मिल सकते हैं, कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि डंडे लेके आने का मतलब है कि कोई न कोई बड़ा षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र के हमारे साथ भी हो सकता था, अन्य हिंदुओं के साथ भी हमला हो सकता था, क्योंकि गाजी वाली पूर्णतः हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। इसमें इधर आने का कोई औचित्य भी नहीं बनता है बिना मतलब। और यहाँ तो श्यामपुर में भी मुश्किल से 4-5 घर हैं, लेकिन देखने में आया 250-300 लोग थे। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद लक्सर व खानपुर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में फसलों के नुकसान का सर्वे प्रशासन ने तेज कर दिया है। एसडीएम सौरभ असवाल ने बताया है कि जहां पानी उतर चुका है, वहां राजस्व निरीक्षकों व गन्ना विभाग के पर्यवेक्षकों की टीमें तेजी से आकलन कर रही है। जिन क्षेत्रों में अभी भी जल भराव है, वहां पानी घटने के बाद सर्वे होगा। गंगा और सोलानी नदी के किनारे के गाँव में गन्ना और धान की फसल को सर्वाधिक नुकसान बताया जा रहा है। उम्मीद है कि माह के अंत तक संपूर्ण रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी जाएगी। अभी बारिश से फसल क्षति के नुकसान के बारे में बताया जा रहा है, तो हमने एक ज्वाइंट टीम बनाई हुई है। जैसा कि हम जानते हैं आपके क्षेत्र में गन्ने की फसल ज़्यादा एरिया में है, तो एक तो जो गन्ने विभाग से हमारे पास जो कर्मचारी हैं उनकी और हमारे राजस्व विभाग के और कृषि विभाग के जो है एक ज्वाइंट टीम बनी है, जो कि गांव-गांव में जाके क्षति का आकलन कर रही है, सर्वे कर रही है। अभी खेतों में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से पूरी तरह से जो आकलन है वो नहीं हो पा रहा है। जैसे जैसे पानी उतर रहा है वैसे वैसे हम जहाँ पानी उतर रहा है वहाँ पर सर्वे हो रहा है और अभी तक एक 2-3 गांव की रिपोर्ट मेरे पास आई और मैंने टीम को निर्देशित किया है कि अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बारिश का तांडव जारी है और पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार बरसात ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में जगह जगह भूस्खलन से सड़कों पर मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे लोगों की आवाजाही बाधित हो गई है। चक्राता क्षेत्र में कई ग्रामीण मार्ग अब भी बंद पड़े हैं। हालात से निपटने के लिए विभागीय टीमें दिन रात मशक्कत में जुटी हैं। पीएमजीएसवाई और लोक निर्माण विभाग की 30 से अधिक जेसीबी मशीनें लगातार मार्ग खोलने का काम कर रही है। प्रशासन हालात पर करीबी नजर बनाए हुए है ताकि जल्द से जल्द यातायात बहाल हो सके और ग्रामीणों को राहत मिल सके। आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट गांव में पुलिस द्वारा एक युवक के साथ कथित मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना के विरोध में नगर व आसपास के ग्रामीण सड़कों पर उतर आए।
यमुनोत्री विधायक संजय ढोभाल ने के नेतृत्व में आक्रोशित लोगों ने जुलूस निकालकर बड़कोट थाने का घेराव किया और थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने थाना अध्यक्ष को हटाने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस प्रशासन लोगों को शांत कराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन विरोध लगातार जारी है। मेरे बारे में पूरे समाज को बताया कि ये आदमी किस प्रकार का है, क्या इसका चाल चलन है। भी यहाँ पे आप दिख रहे हैं, मैं प्रशासन के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप खुद हमारे परिवार से ही हैं। आप बेटा कल से मत लेना। आगे बढ़ेंगे। लक्सर के आईपी इंटर कॉलेज में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत रंगारंग और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई, जिनमें छात्रों ने नृत्य गीत और कविताओं के जरिए शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। मुख्य अतिथि लक्सर पालिका चेयरमैन सजीव नीतू ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन, उनके विचारों और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान पर प्रकाश डाला है। कॉलेज संस्थापक इल्मचंद गुप्ता ने कहा कि शिक्षा रूपी हथियार से हर जंग जीती जा सकती है, लेकिन गुरु के बिना ये संभव नहीं, इसलिए गुरु का सम्मान जरूरी है। कॉलेज प्रबंधक सचिन मित्तल ने अतिथियों को सम्मानित कर कार्यक्रम का समापन किया। आइए कुछ काम विशेष करते हैं, आइए कुछ काम विशेष। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं समस्त क्षेत्रवासियों को, नगर वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और आज आईपी इंटर कॉलेज में बहुत सुंदर आयोजन हमारे पिता तुल्य इलमचंद गुप्ता जी ने, हमारे छोटे भाई सचिन मित्तल जी ने स्कूल में किया हुआ है। मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। बहुत अच्छी तैयारी इन लोगों ने की हुई है, बहुत अच्छा लगा। और मैं तो यही कहूंगा कि शिक्षा के बिना तो जीवन अंधकार में है, बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं हो सकता। छोटे बच्चों को अगर हम शुरू से ही शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, तो बच्चों का भविष्य भी इतना ही उज्जवल हो जाता है। मैं सभी छोटे बच्चों से, गुरुओं से यही प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे, गुरु लोग जो हैं, सब गुरु बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और सभी बच्चे अपने गुरु अच्छी शिक्षा लें, ताकि उनका जीवन मंगलमय हो, उज्जवल भविष्य की उनके मैं कामना करता हूँ। मैं बच्चों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि पिछले 20 साल में, इस साल में अध्यापक के प्रति इतनी अवमानना क्यों हुई, इसका क्या कारण है? बच्चे क्यों इतना अनुशासनहीन हो गए? इसका पीछे कोई कारण होगा और उस कारण को बच्चे या अध्यापक खुद महसूस करेंगे। कारण क्या है? आज से 20 साल पहले जो बच्चे पढ़ गए थे वो आज भी नतमस्तक होते हैं, लेकिन वर्तमान में वो स्थिति नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं ये तो शासन का दोष है, या जनता का दोष है, या अध्यापक का दोष है। कहीं ना कहीं इसमें दोष है, उसको हम दूर करना। इसी ओर से ये बात मैंने डीएम साहब को कभी कही थी। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि निश्चित तौर से पर इस कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं वो अनुशासन इतने अच्छे हैं कि वो निश्चित तौर से उस अनुशासन में रहते हैं और अपने टीचर्स के प्रतिदिन आकर पैर छूते हैं। चूंकि इस स्टेज पर प्रतिदिन इनको 5 मिनट केवल या 10 मिनट बताया जाता है कि संस्कार क्या चीज होते हैं, आपको बड़ों का सम्मान कैसा करना चाहिए, भारतीय संस्कृति क्या है, ये प्रतिदिन परेड में इनको बताया जाता है, जिससे कि ये इनका एक अलग ही उत्सव है। इसलिए ये विद्यार्थी जो है अलग विद्यालयों से एक अलग ही प्रकार के हैं। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन मैं सभी अध्यापकों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। वास्तव में एक अध्यापक ही है जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें उच्च पदों पर आसीन करते हैं। अगर शिक्षक अच्छी शिक्षा देंगे तो बच्चे अच्छी पदों पर जाएंगे। तो आज के दिन मैं तो केवल शिक्षकों को और बच्चों को भी ये कहना चाहूँगा कि बच्चे भी अपने गुरुओं का सम्मान करें, ताकि वे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं और गुरुओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो वो किसी अच्छे पद पर नहीं जा सकते। ठीक है, डिग्री ले सकते हैं लेकिन कहीं अच्छे पदों पर नहीं जा सकते। तो बच्चे भी आज के दिन ये प्रेरणा लें कि हम अपने गुरुजनों का सम्मान करें, और टीचर्स जो अध्यापक लोग हैं वो भी ये प्रेरणा लें कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और बच्चों को उच्च पदों तक ले जाएं। ऐसा मेरी शुभकामनाएं इन सबके साथ है। दो खड़े काकिया लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
आज डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी के जन्म दिवस को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और शिक्षक को तो गुरु भगवान से भी पहला दर्जा दिया गया है हमारी संस्कृति में। और मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वही दहाड़ मारेगा। और शिक्षा के साथ साथ, डिग्री के साथ साथ अगर संस्कार भी हमें मिलेंगे, बच्चे सीखेंगे, तो वो और सोने पर सुहागा होगा। तो हमें बच्चों को यही मेरा संदेश है कि शिक्षा। चलिए, खबर उत्तराखंड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। नमस्कार।